ओके, सभी विश्लेषकों का ध्यान चाहिए। ये एक बहुत जरूरी ब्रीफिंग है। आज हम उस सबसे बुनियादी प्रक्रिया को समझेंगे जिस पर हमारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम टिका हुआ है, और वो है पैसा बनता कैसे है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। सिस्टम में जो ऑफिशियल सेंट्रल बैंक का जारी किया हुआ पैसा है, जिसे हम बेस मनी या M0 कहते हैं, वो करीब 50 ट्रिलियन है। हाँ, ये वो असली फिजिकल पैसा है जो छापा गया है। लेकिन जब हम सिस्टम में मौजूद कुल पैसे को देखते हैं, जिसे ब्रॉड मनी या M3 कहा जाता है, तो वो आंकड़ा उछलकर 350 ट्रिलियन हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस ब्रीफिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो 300 ट्रिलियन का गैप है, इसका हिसाब लगाना। ये पैसा आखिर आया कहाँ से? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हमारे विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। पहले पैसे की इस पहेली को समझेंगे, फिर उस मशीनरी को जानेंगे जो इसे चलाती है, उसके असर को देखेंगे, और आखिर में एक बहुत ही फंडामेंटल नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। हमारे पहले सेक्शन में हम पैसे के इन दो अलग अलग रूपों के बीच का जो बुनियादी फर्क है, उसे समझते हैं। तो M0 समझिए कि नींव है, वो असली नोट और सिक्के जो सेंट्रल बैंक छापता है, और M3 वो उस नींव पर बनी पूरी की पूरी इमारत है जिसमें हमारे बैंक अकाउंट्स में दिखने वाले सारे डिजिटल नंबर्स शामिल हैं। अब सवाल ये है कि ये डिजिटल पैसा बनता कैसे है, और यही हमें उस मेन मैकेनिज्म पर ले आता है जो M0 और M3 के बीच के इस बड़े अंतर को समझाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। देखिए, इसकी परिभाषा काफी सीधी है। बैंकों को लीगली अपने पास जमा हर रुपए का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही कैश में रखना होता है। बाकी का पैसा वो लोन के तौर पर दे सकते हैं, और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। और यहीं पे इस ब्रीफिंग का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। देखिए, हम सब यही सोचते हैं ना कि बैंक हमारे जमा किए हुए पैसे को ही आगे किसी को उधार देते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। बात यह है कि बैंक जब लोन देते हैं तो वो असल में नया पैसा बनाते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए कि सिस्टम में 100 रुपए का एक नया डिपॉजिट आता है। अब 10% के रिजर्व नियम के हिसाब से बैंक 10 रुपए अपने पास रखेगा और 90 रुपए का एक नया लोन बना देगा। अब ये 90 रुपए कहीं खर्च होंगे और घूम फिर कर वापस बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे। दूसरा बैंक इसका 10% यानी 9 रुपए रखकर 81 रुपीस का एक और नया लोन बना देगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब यहाँ देखिए, जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि कैसे वो एक 100 रुपए का नोट सिस्टम में कुल पैसे को लगातार बढ़ा रहा है। जरा आखिरी कॉलम को देखिए। पहले राउंड के बाद सिस्टम में 190 रुपए हो गए, दूसरे के बाद 271, और ये सब होता जा रहा है जबकि असली फिजिकल नोट वो तो सिर्फ एक ही था, 100 रुपए का। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक सिंपल सा मैथ्स का फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। अगर रेशियो 10% है तो मल्टीप्लायर 10 गुना हो जाता है। इसका मतलब बेस मनी का हर एक रुपया ब्रॉड मनी में 10 रुपए बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि एक बात ध्यान में रखनी होगी, असल दुनिया में यह अनुपात फिक्स नहीं होता। सेंट्रल बैंक इसे इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब हम ये प्रोसेस समझ चुके हैं, तो चलिए इसके बड़े असर को देखते हैं कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर इसके क्या परिणाम होते हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि दुनिया का 90% से ज्यादा पैसा असल में फिजिकली मौजूद ही नहीं है। ये बस बैंकों के कंप्यूटर सिस्टम में एक डिजिटल एंट्री है, एक तरह का डिजिटल वहम। अब जाहिर है इस सिस्टम में कुछ अपने रिस्क भी हैं। पहला है बैंक रन का खतरा, मतलब अगर सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक के पास उतना कैश होगा ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर पैसा तो बस एक डिजिटल नंबर है। दूसरा, पैसे का वजूद ही कर्ज पर टिका है, जिसका मतलब है अगर लोग लोन लेना बंद कर दें तो नया पैसा बनना भी बंद हो जाएगा और इकोनॉमी रुक सकती है। और तीसरा, इसी वजह से इस सिस्टम को जिंदा रहने के लिए लगातार और ज्यादा लोन बनाते रहना पड़ता है। यह हमेशा विस्तार मांगता है। और यही सब हमें हमारी ब्रीफिंग के सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी निष्कर्ष पर ले आता है। इस बात को एक पल के लिए सोचिए, यह बहुत पावरफुल आइडिया है। अगर दुनिया का सारा कर्ज एक ही दिन में चुका दिया जाए तो वो सारा पैसा जो कर्ज के तौर पर बनाया गया था वो भी सिस्टम से खत्म हो जाएगा।
तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा मुख्य रूप से कर्ज के जरिए ही बनाया जाता है। इसे कहीं से ढूंढा या सिर्फ छापा नहीं जाता, बल्कि इसे अस्तित्व में लाया जाता है हर बार जब कोई बैंक एक नया लोन देता है। और इसी के साथ हम इस ब्रीफिंग के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर पैसा, जैसा हमने देखा, असल में कर्ज ही है, तो फिर इसकी वैल्यू का असली आधार क्या है? इसकी असली नींव क्या है? एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। ब्रीफिंग समाप्त हुई।